फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। तड़प कर तात ने तन को विसर्जित कर दिया आपने, तड़प कर तात ने तन को विसर्जित कर दिया आपने, नैन में मर गए घुटकर बेचारी माँ के भी सपने, मगर जो लौट आते राम तो वो राम ना होते, मगर जो लौट आते राम तो वो राम ना होते, अवध के भूप तो होते मगर भगवान ना होते। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः उपस्थित हूँ चर्चित चेहरा कार्यक्रम में। मैं ऋचा सिंह एक नए चेहरे के साथ। आज हमारे साथ हैं प्रीति सिंह जी, जो न केवल सतना बल्कि मैं कहूँगी मध्य प्रदेश और भारत के लिए एक जाना माना नाम है और कथक डांस को प्रेजेंट करती हैं। मैंने कई बार इन्हें देखा है, कई बार जाना है। आज आप लोगों के पास मौका है कि आप मैम को जानें। मैम से बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स हम लेने वाले हैं। बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं सबसे पहला जो सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि आपका शुरुआती जीवन कैसा था? एज अ करियर वाइज, एज अ स्टूडेंट, एक चुलबुली सी नटखट सी बिटिया जब रही आप? देखिए, बेसिकली अगर मैं बताऊं तो मेरा जो कथक का सफ़र है, जब मैं क्लास 3 में थी तब से शुरू हुआ। बेसिकली मेरे पापा चाहते थे कि मैं गाना सीखूं और मेरा एडमिशन भी कराया था उन्होंने वोकल क्लास में, पर मैं बहुत दिन तक उस क्लास में टिकी नहीं और मेरी नज़र पूरी डांस क्लास में रहती थी। तो अनफॉर्चुनेटली उनको फिर चेंज करना पड़ा। वहाँ पे सर थे, उन्होंने बोला कि आपकी बेटी कथक क्लास में ज़्यादा देर टाइम बिताती है और गाने क्लास में तो वह बैठती नहीं है। तो वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ और क्योंकि मेरे पापा को इंटरेस्ट बहुत था तो मुझे उन लोगों का काफ़ी हेल्प मिलता रहा और मैं जस्ट नॉर्मली कैसे सीख रही थी कि हाँ, एक ये आर्ट फॉर्म है तो मुझे सीखना है, ऐसा कुछ करियर नहीं सोचा था। तो उसमें मैं बेशक कहना चाहूँगी, एक छोटी सी चीज़ मेंशन करना चाहूँगी। मेरे पापा मुझे तब से ले जाना शुरू किए डांस सिखाने के लिए और 2015 तक वो मुझे रोज़ क्लास ले जाना और छोड़ने आना और फिर ये सब करते रहे। तो इस तरह से मेरा सफ़र आसान रहा और वो आज भी चल रहा है। तो मैं जो आपसे जानना चाहूँगी कि एक टिपिकल सी ठाकुर फैमिली होती है मैम। हाँ। 7 बजे के बाद भी हम लोग को आज भी दिक्कत होती है। अगर हम घर जा रहे हैं तो हमारे घर में घर से ज़्यादा पड़ोसियों को दिक्कत होती है। तो एक ठाकुर फैमिली से बिलोंग करते हुए एक लड़की का कथक पे डांस करना कितना आसान था या कितना कठिन? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इसके लिए पेरेंट्स का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। मेरे मम्मी पापा दोनों ने ना बहुत ज़्यादा किसी का बहुत केयर किया नहीं कि लोग क्या कहते हैं, बहुत सुनी नहीं उन्होंने। उनको था कि हाँ, हमें सिखाना है और मैं समझती हूँ कि वो कितने अवेयर थे, क्योंकि आज भी पेरेंट्स को ये समझाना कि भाई इसमें भी करियर ऑप्शन है। और उस टाइम मेरे मम्मी पापा को इतना पता था कि ये सिखाना अच्छी बात है। तो मेरी ढाल तो मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई थे, हमेशा ढाल की तरह खड़े रहे। हाँ, लेकिन मैं बिल्कुल कहूँगी इतना आसान नहीं था। मेरी फैमिली वाले बोलते थे, अरे ये भी कोई फॉर्म है क्या सिखाने का, अपनी लड़की को इतनी देर तक छोड़ के रखते हैं, देखिएगा समय आएगा तो भुगतेंगे। ऐसा बोलते थे और ये चैलेंज था हमारे सामने। मतलब पापा मम्मी के सामने तो चैलेंज ही था लिटरली। पापा हमेशा कहते थे कि तुम जो चाहोगी लाइफ में हम उसमें साथ देंगे, पर जो इतना लोग कहते हैं इनका मुंह बंद होना चाहिए। तो हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड थे, चाहे मैं हूँ या मेरा भाई हो। और मैं तो एकदम फोकस, जिसे कहते हैं ना कि मुझे डांस करना है तो करना है, नो वरीज़ कि लोग क्या कहेंगे या क्या करना पड़ेगा, उससे मुझे कोई कभी फ़र्क नहीं पड़ा। पर हाँ, ठाकुर फैमिली में होने का एक ड्रॉबैक है कि इतनी आसानी से लोग आपको नहीं बढ़ने देते, खासकर लड़कियों को। उनके क्वेश्चन हो जाते हैं कि अच्छा, ये घर के बाहर इतनी देर तक रहती है। एक कमेंट जो बहुत आता था, या मैं आज भी लोगों को देखती हूँ, मेरे कजन्स भी कई अच्छी डांसर्स हैं, नो डाउट, उनको ये मेरी खासकर बुआ जी लोग, मौसियाँ, चाचियाँ, ये लोगों का बहुत आता है कि नचनिया बनते हैं। बघेली में कहावत चलती है कि नचनिया बना थी। ऐसे कमेंट कभी आपके मुंह पे बोले गए क्या? बिल्कुल नहीं बोले गए,
क्योंकि पहली बात तो मेरे मम्मी पापा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे मेरे करियर को लेकर के। Okay. मुझे कभी कुछ कहना नहीं पड़ा, उससे पहले वो लोग निपट लेते थे। तो और मेरे मम्मी पापा काफ़ी स्ट्रिक्ट भी थे फैमिली में, और एक उनकी अपनी इज्जत भी थी। तो कोई उनके मुंह पे आके, मेरे मुंह पे आके कभी नहीं कह सका। पीठ पीछे तो बहुत कहते हैं, तो पीठ पीछे तो भगवान को भी लोग गाली दे देते, तो मैं कौन सी चीज़। और आज अभी ये कमेंट जो रहा वो अब कॉम्प्लीमेंट में बदल चुका होगा कि हम तो जानते थे कि बेटे को टैलेंट है। बिल्कुल। अरे मैं आपको, मेरे ही एक रिलेटिव हैं और उनकी ही बात बताती हूँ। पहले क्या होता था कि अरे उनकी लड़की पता नहीं क्या करेगी, वो तो डांस कराते हैं, तो नाचना सिखाते हैं। जब एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया जहाँ पे प्रूव करने की बात थी, अरे हाँ वो तो मेरी रिलेटिव लड़की बहुत होनहार थी बचपन से। तो मैं पापा से हमेशा कहती थी कि देखो ये दो तरीके के फेस होते हैं। एक होता है जब कोई अपने आप को प्रूव नहीं करता उस वक्त गाली देने का, और एक जब इंसान प्रूव कर लेता है तो उससे आत्मीयता दिखाने का कि हम तो ऐसा जानते थे। फिर एक लाइन आती है, अरे वो तो मेरी भतीजी है, हाँ वो तो मेरी परिवार की हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बात तो मैं आपको बताऊंगी, जब मेरी शादी भी हो रही थी ना, उस वक्त भी कुछ लोगों ने ऐसा कहा, मेरे मतलब हस्बैंड के साइड वाले कुछ हैं लोग, कि ऐसे प्रोफेशन वाली लड़की से शादी कर रहे हो तो क्या उस तरह से मैनेज कर पाओगे, या हाँ वो तो डांस करती है काइंड ऑफ। तो वो तब भी मैंने सुना था, मैंने कहा अभी भी रुको, पहले मैंने अपने फैमिली को प्रूव किया, अभी तुमको भी प्रूव करूंगी। वक्त आने दो, सबसे बात की जाएगी एक साथ। बिल्कुल। तो हालांकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मम्मी पापा ने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया इन सब मामलों में कि बचपन से सुनते आ रहे हैं तो आदत है, तुम तो करो, तुम्हें जो करना है। और उसका एक नतीजा भी है कि जब जब जो मैंने चाहा अपने ज़िंदगी में करना, और जहाँ खड़े होना चाहा, ईश्वर की दया से और पेरेंट्स की दया से वहाँ भगवान ले जाता गया। और अभी मुझे बहुत दूरी तय करनी है, बहुत सारा सीखना है, ताकि जो मैं चाहती हूँ वो मुझे अभी नहीं मिला है, वो उसके लिए मुझे और सीखने और अपने आप को उसमें डुबोने की ज़रूरत है। ईश्वर चाहेगा तो वो भी होगा। आप चाहती क्या हैं? मैं कथक नो डाउट कथक में ही सब कुछ करना चाहती हूँ, कि कुछ ऐसे मंच हैं इंडिया के जिस पे खड़े होना एक हर कथक डांसर का ख्वाब होता है, वैसे मेरा भी ख्वाब है। तो उन मंच में खड़े होने के लिए मुझे अपने आप को और परिपक्व करने की ज़रूरत है। तो बस मेरा अपना ग्राउंड लेवल पे अपने आप को निखारने का काम चल रहा है। जिस दिन वक्त आएगा तो नो डाउट मिलेगा ही। ऐसा क्या है, मतलब कथक का एक स्टेज आप बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर है? कहीं नहीं, एक नहीं, ऐसे क्या होता है ना कि देखिए इंडिया में कुछ ऐसे रेपुटेटेड स्टेजेस हैं जो हर एक नृत्यकार या संगीतकार उस मंच पे खड़ा होना अपना ख्वाब समझता है। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ, जैसे मुझे खजुराहो नृत्य समारोह जो होता है ना, ये बहुत सालों से हो रहा है, और हर एक डांसर या म्यूजिशियन कहना चाहूँगी, बेसिकली वो डांस फेस्टिवल होता है, तो हर एक डांसर का एक ख्वाब होता है कि उसमें मैं परफॉर्म करूँ। वो उसका एक टैग लाइन लग जाती है आपके बायोडाटा में कि आपने वहाँ परफॉर्म किया है। तो मेरा भी वो सपना है, अभी तक तो मिला नहीं, पर ईश्वर से मनाती हूँ कि मैंने जल्दी कभी शायद मैं गलत हूँ या सही हूँ, मुझे याद नहीं है। मेरे को धुंधला याद है कि आपने दूरदर्शन में भी डांस किया है। हाँ जी, हाँ, दूरदर्शन। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मैं आपसे बहुत टाइम से आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैंने देखा है आपको। तो मैंने देखा है कि दूरदर्शन पे आपने कभी पोस्ट किया था शायद। हाँ। तो मैंने वो देखा था, उसके बारे में थोड़ा मुझे लगता है 3-4 साल हो गए हैं। जी, मुझे वही आपने जब खजुराहो की बात की तो मुझे वो कनेक्ट किया। हाँ, वो दूरदर्शन में ऐसा होता है ना कि आप MP दूरदर्शन में परफॉर्म किया था, वो देखते हैं कि आपके मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से यंगस्टर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका काम अच्छा है, जो स्टूडेंट्स को अच्छा तैयार कर रहे हैं। तो वहाँ से फिर मुझे कॉल आया था परफॉर्म करने के लिए विद माय स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ परफॉर्म किया था। सतना के ही थे वो? मेरे सारे स्टूडेंट्स सतना के ही थे। हाँ जी। तो मतलब मैं कहूँ कि एक सतना में नई जनरेशन कथक को आगे ले जा रही है। हाँ, बिल्कुल। अब शिवांशु को ही देखिए, अगर इंडियाज़ बेस्ट डांसर में आया है तो उसे एज अ कथक डांसर ही तो देखा जा रहा है ना। वो फ्यूजनिस्ट, उसने अपना एक टैगलाइन फ्यूजनिस्ट दिया है, लेकिन वो कथक को ही फ्यूजन करके कर रहा है, वो मेरे पास सीखा है। तो अब देखिए उसको किस लेवल पे ले जा करके खड़ा है। तो ये सब सतना ही के तो बच्चे हैं। बिल्कुल। और हमारा ये बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें वोट करें, बिल्कुल वोट करें, बिल्कुल, क्योंकि सतना के लिए एक बहुत बड़ा गर्व की बात है। और अभी कल ही मैं लौटी हूँ, आज लौटी हूँ, मैं शिवांशु के पास ही गई थी, मुझे इंडियाज़ बेस्ट डांसर की तरफ से बुलाया गया था एज अ गुरु। इतना आसान नहीं है उस मंच तक जाकर के खड़े होना और अपने आप को इतना कॉन्स्टेंटली, इतना निखार के परफॉर्म करना, हर बार फुल स्कोर लाना। और आप सोच नहीं सकते हैं कि 2 दिन मिलता है उन लोगों को एक आइटम तैयार करने के लिए, और कई बार तो 2 दिन भी नहीं मिलता है। वो हार्ड वर्क कितना है वहाँ पे। इतना देखने में अपन को आसान लगता है कि परफॉर्म कर गए, इनको तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई, ऐसा नहीं है।
तो वहाँ पे सरवाइव करना मतलब शिवांशु अगर इतना करके अब इस तरफ आ रहा है कि वो फिनाले राउंड की तरफ पहुंच रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए, हम सब सतना वासियों के लिए कि सतना का नाम वो एक वर्ल्ड लेवल पर उसको लेके गया है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि शिवांशु आज जिस लेवल पे पहुंचे हैं उसमें उनके गुरुओं का बहुत बड़ा रोल है। आप जिस लेवल पे पहुंची हैं आपके गुरुओं का बहुत बड़ा रोल है। नो डाउट। शिवांशु की गुरु प्रीति सिंह कैसे शिवांशु से टच में आई, कितना कैसे मैनेज हुआ और कितना सीखा उनने आपसे? कैसे? एक्चुअली शिवांशु मेरे पास बहुत छोटे से आ रहा है। मैंने भी क्लास 12 से शायद सिखाना शुरू कर दिया था, 12th या फर्स्ट ईयर में थी जब से सिखा रही हूँ। और वो ही उसी दौरान वो मेरे पास सीखना शुरू किया था। और सबसे पहले उसने कथक ही सीखना शुरू किया था और कथक के बाद फिर उसने कई सारे डांस फॉर्म्स को वर्कशॉप्स वगैरह में जा कर के सीखा। लेकिन वो हमेशा ये कहता था कि मैम मैं अपना बेस हमेशा कथक बनाऊँगा और उसके जैसा डिवोशन। कल मैंने सेट में यही बात कही थी कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं डांस सीखने के लिए जो इंडिया के कई कोनों से भी सीख रहे हैं, सतना के तो बच्चे हैं ही, पर उसके जैसा फोकस लड़का कि डांस मतलब डांस, उसके आगे कुछ नहीं और उसके पीछे कुछ नहीं। उसको मेरे पास तकरीबन हो गए 9 से 10 साल हो गए सीखते हुए, पर उस 9-10 साल में इतना डेडिकेटेड स्टूडेंट मैंने नहीं देखा। उसकी वजह अच्छा, और उसने जो सपना देखा कि मैं जहाँ खड़े होना चाहता हूँ, आज वो 21 साल की उम्र में एक ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म में खड़ा है तो कहीं ना कहीं उसका डेडिकेशन और डिवोशन है गुरु के प्रति भी और अपने प्रोफेशन के प्रति भी, अपनी कला के प्रति भी, तो वो आज वहाँ पे जाके खड़ा है। जहाँ मैम हमारा युवा पूरी तरह से कंफ्यूजन है उनकी लाइफ में, उन्हें कभी लगता है कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता हूँ, कभी उन्हें लगता है कि मैं सिंगर भी बन सकता हूँ, कभी लगेगा मार्शल आर्ट सीख लेता हूँ, कभी लगेगा जिम चला जाता हूँ। ऐसे पे शिवांशु जैसे बच्चे मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात बिल्कुल होती है। मतलब मैं कहती हूँ कि अगर एक गुरु है ना, गुरु का मान कौन बढ़ाता है? उसके सुयोग्य शिष्य बढ़ाते हैं ना। तो अगर गुरु के जीवन में 1-2 बच्चे भी इतने फोकस्ड बच्चे आ जाए तो उसकी मेहनत सफल होती है। एक अच्छे गुरु की मेहनत अच्छा शिष्य ही दिखाता है। अगर अच्छा शिष्य नहीं आएगा तो गुरु कितनी भी मेहनत कर ले उसका रिजल्ट कहाँ मिलेगा? हाँ। तो ये एक सौभाग्य की बात शिष्य के लिए भी होती है कि उसे शुरुआती दौर से एक अच्छा गुरु मिल जाए, और गुरु के लिए भी एक अच्छी बात होती है कि अच्छा शिष्य मिल जाए। जैसे मैं बताती हूँ, मैंने गुरु को ढूंढने में बहुत लंबा वक्त बिताया है, और उसके बाद जब मेरे गुरु मिले तब मेरे ऊपर काम होना शुरू हुआ डांस को लेकर, कथक को लेकर के। लेकिन ये जो स्ट्रगल मैंने मेरी लाइफ में देखा है कथक को लेकर के, मेरे पेरेंट्स मुझे नासिक लेके जाते थे सिखाने के लिए। मेरी गुरु श्रीमती विद्याहरी देशपांडे जी हैं, तो मुझे वो यहाँ से 1000 किलोमीटर मेरी मम्मी लेके जाती थी, मुझे छोड़ के आती थी, वापस आती थी, फिर मुझे वो वहाँ से लेने आती थी और फिर सतना वापस आते थे हम ये सीखने के लिए। कितने 5 से 6 दिन के सीखने के लिए इस अंतराल में वो जाना और आना करती थी, और ऐसा न जाने कितने साल उन्होंने किया है जब तक वो ये नहीं समझ गई कि मेरी लड़की खुद से अब जा सकती है, आ सकती है। तो मैं वो स्ट्रगल यहाँ के बच्चों, अगर देखिए हर एक के पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स जैसे नहीं हो सकते ना कि इतना दूर लेकर के जाएं और सिखाएं और फिर छोड़ें, पर मेरे पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस है, लेकिन सारे पेरेंट्स को नहीं। तो वो स्ट्रगल मैं नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं गुरुओं के पास सीखने जाऊंगी, लेकिन वापस सतना आऊँगी और बच्चों को सिखाऊंगी। और मेरी गुरु की देन थी कि उन्होंने मुझे फिर पद्म भूषण पंडित बिरजू महाराज जी से जोड़ा आगे की और चीज़ों को सीखने के लिए। तो वो भी एक मेरे लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मुझे इतने बड़े बड़े गुरुओं से सीखने मिला, भले ही एक वक्त के बाद। हाँ, लेकिन आज मेरी कोशिश है कि मैं उन बच्चों को, जब बच्चे वो एकदम नए तौर पे सीखने आ रहे हैं, मुश्किल से 6 साल 7 साल के हैं, तो उनको सही ज्ञान मिलना बहुत ज़रूरी है। शिवांशु को सही ज्ञान मिला तो वो आज कम उम्र में जाकर के अपने सही जगह पर जो वो जीवन से चाहता है वहाँ पे खड़ा है। तो ये स्ट्रगल मेरी लाइफ में तो काफ़ी रहा है गुरुओं को के पास सीखने जाने का। और आप समझ लीजिए कि मैंने कथक को सीखने के लिए ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया है। तो वो हालांकि पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना तो कर नहीं सकती थी। मैं अगर कहूँ कि आपके पिताजी माताजी आपकी ढाल थे। बिल्कुल बिल्कुल, मम्मी पापा भैया तीनों। हाँ बिल्कुल। आपके परिवार ने आपका बहुत सपोर्ट किया है, बट सबको सपोर्ट नहीं मिलता। मुझे लगता है आज भी नहीं मिलता। आपको तब मिला जब किसी को शायद नहीं मिलता, 1% ही लोगों को मिलता, जब लोगों में अवेयरनेस ही नहीं थी जी। क्योंकि मतलब ऐसा ना कि आज भी डांस फॉर्म में कथक की इतनी ज़्यादा चलन आज भी नहीं है, मुझे लगता है। अब जाकर के लोगों में थोड़ा सा नज़रिया खुल रहा है, क्योंकि अब पेरेंट्स काफ़ी एजुकेटेड हैं और वो समझ रहे हैं कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स में ही करियर ऑप्शन नहीं है। तो
तो थोड़े से अवेयर हो रहे हैं। अभी इसका एक नतीजा मैं बताती हूँ। मैं बहुत लंबे वक्त से कथक सीखने के बाद, अब सिखाने के बाद, अब जो मुझे चेंजेस दिख रहे हैं कि पेरेंट्स आके स्पेशली कहते हैं मैम हमें कथक सीखना है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत भी है कि जब लोगों को समझाना पड़ता था कथक क्या होता है और आज खुद समझ के आते हैं, तो ये एक जीत है मेरे लिए इतने कि लोगों में अवेयरनेस आई है। आपने अभी एक शब्द यूज़ किया, गुरु को आपने ढूंढने में बहुत लंबा वक्त लिया। बिल्कुल। हमारे दर्शक भी जुड़े हुए हैं। एक गुरु को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये मेरे लिए सबसे अच्छा गुरु है, मेरे लिए सबसे पहली बात तो ये किस्मत की बात होती है, जिसे मैं कहती हूँ कि अच्छा गुरु मिलना भी किस्मत की बात होती है। जब हम अच्छा गुरु ढूंढ रहे होते हैं उस वक्त हमको थोड़ी ना पता है कि अच्छा गुरु है कि नहीं है। हम तो सीखने चले जाते हैं, जब थोड़ा हमको नॉलेज होता है तब समझ में आता है यार ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है, दूसरा सही था। तो सबसे पहली बात है अच्छी किस्मत, कि आपकी किस्मत अच्छी है, आपको सही गुरु का सानिध्य मिल गया है। और आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है? मैं अगर कहूँ कि किसी को, जैसे मैं हूँ, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि ये गुरु मेरे लिए अच्छा है? आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये गुरु सबसे अच्छी? मैं बताती हूँ, मैंने नहीं आइडेंटिफाई किया था। मैं जिस संस्था में सीखती थी पहले, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत महाविद्यालय, फिर मैं वहीं पर सिखाना शुरू की। तो जो वहाँ के प्रिंसिपल सर हैं, और एक एनुअल फंक्शन होता था हमारी संस्था का, स्वर जानवी करके, तो उसमें मेरी गुरु परफॉर्म करने आई थी। ये बात है 2008 की। ओके। हाँ जी। तो वो परफॉर्म करने आई थी, तो उन्होंने मुझे, क्योंकि उस टाइम पे मेरा ना क्लास 11th चल रहा था, 11-12, तो मेरा करियर का एक पीक टाइम था। क्या मुझे डिसाइड करना था कि मैं अब या तो फिर MBA और BBA करके निकलूँ बाहर, या फिर मैं कथक को करियर परस्यू करूँ। तो उन्होंने मेरे मम्मी पापा से एक ये बात कही कि देखिए माँ सरस्वती का ना आशीर्वाद हर बच्चे को नहीं मिलता, और जिस बच्चे को माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है वही उस फील्ड में कुछ आगे करके कर सकता है। तो जितना मैं आपकी बेटी को देख रहा हूँ तो उसको है उस माँ सरस्वती का आशीर्वाद, तो आप उसको कराइए BBA MBA, वो जो भी चाहती है या जो आप चाहते हैं, लेकिन आप उसको एक अच्छा गुरु की तलाश करके कथक भी मत बंद कराइएगा। तो मेरे मम्मी पापा तुरंत इस बात को समझ गए थे, और उसी साल वो मेरी गुरु सपना परफॉर्म करने आई थी। तो उन्होंने बोला एक तो वो लेडी हैं, है ना, तो कि मैं भी एक लड़की हूँ, तो थोड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पस भी होता है, और वो गुरु बहुत अच्छी हैं, तो आप उनके पास भेजिए और उसको कथक पे करियर बनाने दीजिए। तो फिर मेरे मम्मी पापा तुरंत समझे इस बात को, और मेरा तब से नासिक आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया सीखने का। तो आपने नासिक से डांस? हाँ जी। बेसिकली अगर मैं डिग्री डिप्लोमा की बात करूँ तो मेरा जो कथक से डिप्लोमा कहलाता है वो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी का है, और कथक से MA मैंने राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी से किया है। पर कथक की जो शिक्षा है वो मैंने नासिक से ली, श्रीमती विद्याहरी देशपांडे जी से और पद्म भूषण पंडित बिरजू महाराज जी से। मैं इन दोनों का नाम लेना चाहती हूँ। तो मेरी शिक्षा इन लोगों से तो ही मतलब अगर मैं कहूँ कि डिग्री आपको कहीं और से मिली, शिक्षा कहीं और से मिली? ऐसा करना ज़्यादा सही होता है कई बार। गुरु शिष्य परंपरा में, क्योंकि ये जो ये विधा है ना, ये गुरु शिष्य परंपरा की विधा है। गुरु शिष्य परंपरा मतलब जिस गुरु के पास, जिस गुरु से आप सीख रहे हो उसके पास रह रहे हो, उससे आप जीवन जीने की कला तो सीख ही रहे हो, आप अपनी भी कला सीख रहे हो साथ में। पुराना कल्चर ये, हाँ, ये जो शास्त्रीय संगीत है उसका यही कल्चर है, वो गुरु शिष्य परंपरा में ही चलता चला रहा है। और मैं एक चीज़ बताऊंगी, एक जो सफल शिष्य भी जो होगा, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो भी उस रास्ते में चल रही है, मेरी तो लर्निंग जाने मरते दम तक चलने वाली है। पर जो ये एक जो विधा है ना, अगर आप गुरु शिष्य परंपरा में रह करके सीखेंगे तो आप अच्छे कलाकार तो बनेंगे, पर आप अच्छा एक इंसान भी बनेंगे। तो मैं तो हमेशा ही सबसे कहती हूँ, मुझे जानने वाले लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं नासिक में अपने गुरु के घर रह करके जिस तरह से गुरु के पास रहना चाहिए, उसकी सेवा भी करनी है आपको, वो सारी पद्धतियों को करते हुए हम आज एज अ शिष्य के रूप में और अब जो उनसे शिक्षा लिए बच्चों को दे रहे हैं। तो ये सीधा सतना में तो नहीं है, लेकिन अब क्या है, देखिए ये जनरली आज के डेट में ना सब जगह नहीं है। ये जो उसका मूल्य समझता है ना, वो वही ही करता है वैसे जा कर के। आजकल तो देखिए यूनिवर्सिटीज़ में भी सिखाया जा रहा है और कथक के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी हो गए हैं, लेकिन डिपेंड करता है गुरु के ऊपर कि आप, जैसे मेरी क्लास में पूरी वैसी पद्धति चलती है। बच्चे रोज़ आते हैं सीखने के लिए, मेरे घर में नहीं रहते हैं, लेकिन उनको जो मैं संस्कार देने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझना होगा कि आपको गुरु की कैसे सेवा करना है, या गुरु को कैसे इज्जत देना है, या वो संगीत को कैसे सीखना है। नो मैटर आप करियर बनाइए या नहीं बनाइए, पर वो जो आपके अंदर जो संस्कार पड़े हैं, कल को आप किसी भी फील्ड में जाकर के खड़े हुए तो वो संस्कार आप में दिखना चाहिए। तो भले ही एक
शास्त्रीय संगीत आपको करियर ऑप्शन ना मिले, लेकिन एक सभ्यता तो देके जाएगा ना, एक समझ तो देके जाएगा कि लोगों से कैसे बात करना है, मॉरल वैल्यूज़ कैसे मिलते हैं, कैसे देना है किसी को। तो ये सबसे ज़रूरी यही है, बच्चों को संस्कारवान बनाना। और हमारा जो संगीत पद्धति है, क्लासिकल म्यूज़िक है, वो बच्चों में नो डाउट संस्कार भरता है और आगे चल करके हमारी संस्कृति विलुप्त ना हो, इसके लिए बहुत बड़ा रोल रखता है। अगर मैं आपकी बात से समझी तो वास्तविक शिक्षा देने का प्रयास है ये, क्योंकि बच्चे को किताबी ज्ञान देना तो एक सेपरेट थिंग है, बट बच्चा जाने के बाद एक अच्छा इंसान बने, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुरु शिष्य परंपरा ये बहुत महत्वपूर्ण। मेरी क्लास में आज भी बच्चे आते हैं, वो कोई भी हाय हेलो ऐसा वाला नहीं होता, नमस्ते करते हैं प्रॉपर, नमस्ते दीदी, सब मुझे दीदी के नाम से ही जानते हैं। तो नमस्ते का चलन है। और बच्चों को वैसे तो मैं पैर कभी नहीं छूने देती, पर वो बच्चों की जिद एक होता है ना, वो पैर छूने लग जाते हैं, वो रिस्पेक्ट। तो ये ऐसा नहीं कि वो मेरे पैर छू रहे हैं, चलो कम से कम मेरे पैर छूएंगे तो उनके अंदर एक ये भावना रहेगी कि हाँ हमें अपने से बड़े या ऐसे किसी भी डिग्निटरीज के पैर छूने चाहिए भी। मुझे लगता है कि हम जिनका सम्मान करते हैं उनके सामने झुकने में हमें झिझक नहीं रखना चाहिए। और कई बार झुकना अच्छा भी होता है। बिल्कुल। अभी जैसे आपने बात की कि आप डांस फॉर्म में इतना तक स्ट्रगल भी किया, सब कुछ देखा और उसके बाद आपके पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था। पर फिर भी अगर मैं कहूँ कि प्रीति सिंह एक डांसर नहीं होती तो क्या होती? तो कुछ नहीं होती। मैंने तो अपना अस्तित्व कभी बिना डांस के देखा ही नहीं है। हाँ। और जब आप क्लास 3 में, उसके पहले का तो आपको कुछ याद नहीं होता। मैंने क्लास 3 से शुरू किया है और मैं आपको बता दूं, मेरे ज़िंदगी में मैंने कभी शाम जो 5 बजे से लेकर जो 8 बजे का टाइम होता है ना, मैंने कभी अपने घर में नहीं बिताया। हमेशा मेरी कभी भी नहीं, ओनली संडे। सिर्फ संडेज़ में ही क्लास बंद होती थी, तो संडे छोड़ करके मैंने कभी अपनी शाम कभी अपने घर में नहीं बिताई। और इसके अलावा मैंने सोचा ही नहीं, मुझे कुछ नहीं आता डांस के अलावा, मैं ये भी बता दूं। तो दोस्त फ्रेंड सर्कल है, पर मेरा उतना मिलना कभी नहीं हो पाता था, क्योंकि मैं हमेशा ही, मेरे मम्मी पापा ने बिज़ी रखा है डांस में। और फिर कभी ऐसे होते थे कि डांस के कॉम्पिटिशन्स आ जाते थे जो स्टेट लेवल के या नेशनल लेवल के, तो उसकी तैयारी करो आप। तो आपका कोई आज भी, अगर मैं कहूँ कि आपका स्कूल का कोई फ्रेंड तो आपके पास नहीं है? फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल फ्रेंड्स हैं, पर हमारा मिलना बहुत कम हुआ है हमेशा से। हम उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होती कि लाइक यार तुम तो मिलती नहीं हो कभी। हाँ, मेरे फ्रेंड्स को मेरे से बहुत शिकायत है। हाँ। और वो शिकायत मैं हमेशा दूर भी करने की कोशिश करती हूँ, पर कभी कभी नहीं हो पाता चीज़ें। वो समझते हैं, लेकिन आज की डेट में वो बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, अगर मैं वक्त के साथ अगर इतना डिवोटेड होकर के अपने करियर को नहीं करती, तो उनको लगता है कि शायद मैं सिर्फ इन लोगों को एक बहाना दे करके टाल देती हूँ। लेकिन उन्होंने मेरा बहाना जाना है कि वो नृत्य ही थी हमेशा बहाना, जिसकी वजह से मैं उनको कभी वक्त नहीं दे पाई। पर मैं फ़ोन में हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। तो अगला सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? ये मुझे अच्छे से पता है कि आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली सबसे बड़ी ताकत है। हाँ जी। आपका बहुत सपोर्ट किया है, बट फिर भी एक ह्यूमन बीइंग के नाते आपके जीवन में जब बहुत संघर्ष आता है और आपका मेंटल पीस भी परेशान हो जाती हैं, आप मेंटल पीस में दिक्कत होती है, आप मन से शांत नहीं हैं, तब आप क्या करती हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं जो देने जा रही हूँ तो मैंने कभी किसी से किया नहीं, मेरे बहुत करीबी लोग ही सिर्फ जानते हैं जी। मेरे घर में हम लोग सब ओशो सन्यासी हैं और हम मेडिटेशन करते हैं। और देखिए, ये बात कहने के लिए बहुत आसान है कि हम करियर में बहुत फ्लरिश कर रहे हैं, हम बहुत सेंट्रलाइज होकर के बहुत फोकस होकर काम करें, पर ऐसा होता नहीं है। आपके लाइफ में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, कि जिससे आपको लड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी, इनर एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो मैं कहूँगी, मेरे गुरुजी हैं जिनके अंडर पे हम ध्यान करते हैं। और यकीन मानिए, कथक ने तो मुझे जो ज़िंदगी में जीना सिखाया तो सिखाया है, उस ध्यान ने मुझे अपने आप को पहचानने की एक बहुत बड़ी कोशिश, मतलब एक बहुत बड़ा रोल रहा है मेडिटेशन का। और मैं और मेरा भाई, हम दोनों ही मेडिटेशन करते हैं। और जब मैं कभी फंसती हूँ तो अपने गुरुओं के पास जाके बैठती हूँ। कुछ मेरे ज़िंदगी में बहुत सुखी वाला होता है तो भी मैं उनसे शेयर करती हूँ, और दुख वाला है या फिर बहुत अब ऐसा है कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसके आगे क्या, तो वो गुरु हैं जो मुझे हमेशा मार्गदर्शित करते हैं। तो ऐसे कहना चाहिए कि मैं पैदा ही हुई हूँ गुरुओं के सानिध्य में फलने और फूलने के लिए। और ईश्वर ने मुझे उनका सर में हाथ रख के भेजा है कि जब करियर में फंसोगे तो ये वाले गुरु, और व्यक्तिगत जीवन में फंसोगे तो ये वाले गुरु, दोनों हाथ लगा के तुमको आगे निकाल देंगे। तो ऐसा है।
ओशो सन्यासी, जी हाँ, क्या concept है? ओशो के जो मेडिटेशन करते हैं जो लोग, तो वो ओशो का संन्यास लेते हैं। वो इसका ये संन्यास का मतलब नहीं होता है जो अपने नॉर्मल जीवन में अपन संन्यास का traditional way मतलब पे जो कहा समझते हैं, वैसा नहीं है। सन्यासी मतलब ध्यान का सन्यासी, जो मेडिटेशन करे वो ओशो सन्यासी हो, ऐसा। तो मेडिटेशन कब से स्टार्ट है ये आपका? देखिए, मेडिटेशन से इंट्रोड्यूस तो मेरे भाई ने मुझे कराया है। तकरीबन हो गए 5-6-7 साल हो गए। कंटिन्यूस करती हैं आप? जी हाँ, लेकिन मैं शुरुआती दौर पे इतना तो नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे लाइफ बढ़ने लगी, जैसे जैसे और जीवन का समझ आना शुरू हुआ और ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आना शुरू हुए हर प्रकार के, तब फिर वो जो मार्ग है ना वो अपने आप ही डाइवर्ट होता गया कि हाँ नहीं, ये एक ऑप्शन है जिससे मैं थोड़ा सा, तो उससे देखिए एक फ़ायदा जीवन में कैसा आया है ना, एक ठहराव आया है जीवन में, है ना। और जो वो लोग मतलब कहते हैं ना, कई बार छोटी सी चीज़ें परेशान करना, लेकिन अभी मुझे पता होता है कि कोई भी चीज़ अगर मेरे साथ घट रही है तो वो परमानेंट नहीं है। लाइफ का काम ऐसे जिगजैग चलना, स्ट्रेट तो लाइफ चल नहीं सकती, चलनी भी नहीं चाहिए। हाँ जी। तो वो एक बहुत बड़ा, और कई बार ऐसा होता है कि देखिए करियर आजकल कंपटीशन बहुत है। सिर्फ हम एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, मैं मेरे फील्ड की भी बात कर रही हूँ। गला काट कंपटीशन है। अगर आप सोचते हो कि आप हमेशा सक्सेस को पाओगे या जो चाहते हो आप वो पाओगे, तो ऐसा नहीं है। उस वक्त आप अपने जीवन को कैसे मैनेज करोगे? कुछ एक आधार होना चाहिए ना आपके जीवन में कि आप अपने मन को समझा सको कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमेशा आप फ्लरिश नहीं कर सकते हो। तो वो एक ज़रिया है मुझे अपने जीवन को थोड़ा सा शांति और ये सब। तो आप ये कैसे करती हैं? ओशो सन्यासी वाला कॉन्सेप्ट ये अब मैं समझ गई, पर क्या कोई प्रवचन लगा के नहीं, सुनती प्रवचन हैं नहीं या होते। कुछ भी? देखिए, सिर्फ नाभि से सांस लेना, आपको अपन को अपनी सांस पे अवेयरनेस नहीं होती ना, चल रही है पर अपन को पता ही नहीं कि सांस चल रही है। बिल्कुल। तो सिर्फ आप अपनी सांस को ही देखिए। मैं कोई भी एक मतलब नॉर्मल सी up and म्यूजिक down लगा करके पेट जैसे भी हो खोलना रही है। चाहिए और ये होना चाहिए, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हैं तो बहुत सारे स्टेप्स, लेकिन आप बेसिक पे इतना रहती हैं और आपके लिए वो काफ़ी है। मेरे लिए काफ़ी है। और कई बार जब एडवांस की आती तो अपने गुरुओं के अंडर में करती हूँ, फिर मैं अकेले नहीं करती हूँ, या फिर मेरा भाई होता है साथ में, या फिर मैं अपने गुरुजी के पास जाती हूँ। जी। अब अगला सवाल कथक पे ही वापस आते हैं। जी। अच्छा, एक शब्द मैं पूछना चाहूँगी, कथक होता है कि कथक होता है, कथक। कथक, जी। कथक क्यों? कथा कहे सो कथे कहावे, ये एक कहावत है। हाँ। कि जो कथा कहते हैं वो कथिक कहलाते हैं, तो उसका नाम ही कथक। हम कथक हैं, जो हम करते हैं पहले हम उसकी स्टोरी को कहते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, फिर उसका मंचन करते हैं, इसलिए वो कथक है। तो एक तरह से ये ड्रामा का फॉर्म हुआ। हाँ, डांस एंड ड्रामा जैसे कह Mix. सकते हैं। हाँ जी, ड्रामा में तो सिर्फ ड्रामा ही होता है, पर यह है कि हम किसी भी एक स्टोरी को लेकर के अपने डांस के माध्यम से उसको दिखाते हैं। लय ताल पे तो नृत्य करते ही करते हैं। बिल्कुल जी। और कथक डांस अगर किसी को सीखना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है? सही गुरु के पास पहुंचना, जो आपको आगे चल के आपको आपकी शिक्षा को आगे लेकर के जाएगा। तो आज की डेट में तो सबसे पहले पेरेंट्स को, भले ही उस पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज ना हो, लेकिन पेरेंट्स को थोड़ा सा सर्च करना चाहिए गुरु कौन अच्छा सिखा रहा है, किसके बच्चे कैसे अच्छा पता कर रहे चले? हैं। देखिए, जो अच्छा गुरु सिखा रहा होगा ना, उसकी वाइब्रेशन चारों तरफ फैल ही जाती है। आज की डेट की मैं बात कर रही हूँ, है ना। तो ऐसा है कि आप जाइए, आप खुद भी उठिए बैठिए। आप आजकल तो इंटरनेट अवेलेबल है, चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही मिल सकती हैं, तो आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। तो सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है सही गुरु, और आज के डेट में सही गुरु मिलना ही सबसे बड़ी। हाँ जी। मैं जो अगला सवाल आपसे करना चाहती हूँ मैम, वो ये है कि एक ह्यूमन बीइंग जैसे मैं हूँ, मैं कथक सीखना चाहती हूँ, तो क्या करना होगा, या मैं कैसे कथक स्टार्ट करूँ? क्या मैं घर में रह के कथक थोड़ा बहुत सीख सकती हूँ? देखिए, जितना मैं आपका क्वेश्चन समझ पा रही हूँ, तो मेरे हिसाब से है कि कथक सीखने के लिए जो मैंने आपको इससे पहले बताया कि एक सही गुरु का मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये भी बिल्कुल फैक्ट मैं बोलना चाहती हूँ कि कोई भी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक हो या नृत्य हो, आप उसे यूट्यूब या हमने किसी का देख के सीख ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं। वेस्टर्न डांस में बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लोग यूट्यूब देख करके और कुछ स्टेप्स देख करके सीख सकते हैं, लेकिन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इज़ नॉट पॉसिबल कि आप यूट्यूब से सीखोगे या हमने किसी से थोड़ा देखा तो हमने अपने से बनाया, पॉसिबल कॉपी नहीं किया जा पॉसिबल। एक सवाल और करना चाहूँगी मैम कि आपकी पर्सनालिटी पे ही डांस आ चुका है, आपके बात करने के तरीके पे, आपके बैठने के तरीके पे। मैंने
आपको पहले भी देखा है, तो आप जैसे नॉर्मल कोई हम जैसे लोग बैठते हैं तो हम ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, पर आप नॉर्मल भी बैठते हैं तो आपका ऐसा होता है, आपका स्ट्रेट होता है। ये कैसे हुआ? इतना ट्रांसफॉर्म पहले से थे आप या अभी हुए? देखिए, मुझे ये कॉम्प्लीमेंट समझ में आ रहा है आपका सवाल मेरे लिए कि किसी का प्रोफेशन अगर उसके शरीर में उतर जाए, मतलब इससे बड़ी उसकी जीत कुछ नहीं है। तो मेरे लिए थैंक यू सो मच, ये बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है जी। पर जब आप किसी एक विधा को सोते जगते उठते बैठते जब दिन रात आप जीते हो ना, तो एक तरीके से वो आपके रूह में बस जाता है। तो नृत्य भी मेरे रूह में बसा है। और हम जैसा कि सिखाते हैं कि जब आप डांस में खड़े हो तो आपका पोस्चर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो वो मेरी आदत बन गया। मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि जब भी आप खड़े हो स्ट्रेट खड़े हो, आपकी जो पर्सनालिटी दिखाई देगी दूसरों से अलग होगी, लोग आपको हमेशा रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हाँ जी। तो हमारा जो पहला स्टेप है उत्पत्ति के पोजीशन में खड़े होना, जैसे हम ये उत्पत्ति कहते हैं, तो आपके शोल्डर स्ट्रेट होने चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, पैरों के बीच में वी शेप जितना गैप होना चाहिए। तो वो हमारा पहला ही स्टेप है। लोगों को पहले यही सिखाया जाता है कि खड़े कैसे वो तो जान जाओ। हाँ जी, सबसे पहले खड़े होने का अंदाज ही बताया जाता है जी। ये स्ट्रेट का कॉन्सेप्ट नहीं समझी, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप देखो, जब आप कोई भी डांस करोगे तो अगर आप इस पर्सनालिटी को लेकर डांस करोगे तो आप कैसा दिखोगे? आपको उसके लिए खूबसूरत दिखना पड़ेगा ना, तो आपको एकदम स्ट्रेट होना पड़ेगा। उसके लिए आपकी एक जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ही सुंदर दिखना चाहिए। देखिए, मैं इंडियन क्लासिकल डांस की खूबसूरती बता दूं। मेरे गुरुजी के पास एक अफ्रीकन लड़का सीखने आता था, नीग्रो जिसे कहते हैं। एकदम ब्लैक और बाल नहीं सर में, और वो उनके जैसे घूमे बाल होते हैं, बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब वो नाचता था, जब वो डांस करता था, उसकी ब्यूटी, हमारा चेहरा नहीं दिखता था, हमें उसकी रूह दिखती थी नाचते, क्योंकि उसका पोस्चर इतना सुंदर, खड़े होने का अंदाज़ इतना सुंदर। तो एक तरीके से फिर वो एक चेहरे की खूबसूरती कहीं खो जाती है, आपके नृत्य की खूबसूरती उभर के आने लगती है, ऑडियंस को वो दिखना शुरू हो जाता है। क्या मैम हाइट हेल्थ का भी असर पड़ता है इस सेक्टर पे? देखिए, हाइट का तो बिल्कुल नहीं पड़ता, वरना मैं तो और छोटी हूँ तो वैसे, पर हाँ हेल्थ का आपको थोड़ा सा परफेक्ट होना चाहिए, थोड़ी बॉडी, क्योंकि कथक डांस बहुत ग्रेसफुल डांस होता है और बहुत स्पीड वाला डांस होता है। आपको वो सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा अपना हेल्थ को तो मेंटेन करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि जो थोड़ा सा मोटे हो गए हैं वो नहीं कर सकते, करते सब हैं। लेकिन एक स्टैमिना की बात होती है ना, कि आप जितने हल्के रहोगे आपका स्टैमिना उतना अच्छा रहेगा। तो कथक को एज अ प्रोफेशन नहीं, पर एज अ शौक भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है। बिल्कुल। मैं अभी आपको बता दूं, आफ्टर कोरोना, कोरोना के बाद ही ऑनलाइन क्लासेस का बहुत प्रचलन हुआ। मेरे पास इंडिया के अलावा इंटरनेशनल अब्रॉड के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अभी इस समय नहीं होंगे तो 9 से 10 बच्चे हैं जो इंटरनेशनली मेरे पास सीख रहे हैं ऑनलाइन। और उसका मतलब वो इतने डिवोटी होते हैं, मतलब कई बार मुझे इंडियन स्टूडेंट्स नहीं दिखते होते, हालांकि वो भी इंडियंस ही हैं, लेकिन वो फॉरेन में रह रहे हैं, पर वो मुझे बहुत डिवोटी दिखाई देते हैं सीखने के नाम पे। वो अपने पर्टिकुलर, अगर मैंने बोला है वेडनेसडे थर्सडे आपकी क्लास है, वो प्रॉपर मुझे वेडनेसडे थर्सडे, मैं ही कई बार एब्सेंट हो जाती हूँ तो मैं उनकी क्लास आगे शिफ्ट कर देती हूँ, पर वो लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब कथक का चलन सिर्फ भारत में और वो सब शौक के सीख रहे। सोचिए आप, वो मल्टीनेशनल जॉब कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं फॉरेन में रह करके, पर अच्छा, वो जॉब वाले लोग सीख रहे हैं? जॉब वाले लोग सीख रहे हैं। वो सारे के सारे 8 से 9 जो लेडीज़ हैं मेरे पास, वो सारी जॉब कर रही हैं कहीं ना कहीं किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। एक तो कोई की CEO भी है, मैंने उसकी कंपनी का नाम नहीं पूछा। तो ऐसे भी लोग हैं, शौक के लिए कर रहे हैं, वो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक तो करियर हम जैसे लोग तो परस्यू कर ही रहे हैं। कुछ लोग अपनी आत्म शांति के लिए भी संगीत को सीखना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस बहुत है लाइफ में, है ना। और सब चाहते हैं कि हम ऑफिस का काम करने के बाद एक ऐसी कोई एक्टिविटी करें जो हमें थोड़ा सा मेंटल पीस दे। तो कुछ लोग गाना सीखते हैं, कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, कुछ लोग डांस सीखते हैं, इंडियन क्लासिकल डांस सीखते हैं। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति की, जिसे कहते हैं ना, गिफ्ट है हमारे लिए, जो हमारे ही इंडियन कल्चर में लोग समझते नहीं हैं। उनको तो लगता है कि अरे ये भी कोई प्रोफेशन होता होगा या, पर आपको पता नहीं कि आप अपने बच्चे को कितना अच्छा तोहफा दे रहे हो ये सिखा करके। आपका बच्चा कभी मैं कभी स्ट्रेस में नहीं रहती, मतलब मुझे कोई डिप्रेशन कई बार तो हो सकता है, मैं दूसरा भी ध्यान भी करती हूँ, वो भी रीज़न होगा, लेकिन मैं जब तक अपने बच्चों को भी देखती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ ना, तो जो बहुत अच्छे से सीख रहे हैं मेरे पास, जिनको हो गया 8-10 साल 11 साल सीखते हुए, वो बच्चे भी ऐसे डिप्रेस नहीं होते हैं। डिप्रेशन में अगर आते भी हैं तो 2 मिनट के बाद वो, उनको अगर मैंने कह दिया आज ये डांस करना है, सब भूल भाल के आते हैं। तो वो एक तोहफा है हमारे आज की जनरेशन के लिए,
कि सिखाइए आप अपने बच्चों को इंडियन क्लासिकल डांस, और देखिए आपके बच्चे कैसे बाकी बच्चों से अलग दिखाई देंगे। ये मेरा दावा है, मेरा नहीं, हम सब बड़े गुरुओं का दावा, मैं क्या दावा दूंगी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैम ने कही कि अपने बच्चों को उपहार के रूप में अगर आप कुछ दे सकते हैं तो अपना भारतीय परंपरा दे सकते हैं और कथक डांस दे सकते हैं। कोशिश करें कि अगर आपके आसपास कोई डांसर है जो कथक सिखाता है तो स्टार्टिंग किया जा सकता ना है। सिर्फ कथक, मैं बोलूँगी, मैं इंटरप्ट करूँगी थोड़ा, जी। कोई भी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो गायन हो, या किसी भी प्रकार का शास्त्रीय नृत्य हो, जिसमें बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट हो। हाँ जी, वो समझना बच्चे का पड़ेगा। शौक जिंदा जी, रहना चाहिए, बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है वो। अच्छा, आपने बात की कि पर्सनालिटी होनी चाहिए उस लेवल की कि वो डांस किया जा सके, कि आपका मतलब हेल्थ का इफेक्ट रहता है कहीं ना कहीं। खान पान का कितना रोल रहेगा एक डांसर की लाइफ में? देखिए, मैं ये तो नहीं कहती कि एकदम पर्टिकुलर ही मेरा डाइट है, लेकिन हाँ जी, मैं अपने खाने पे बिल्कुल ध्यान देती हूँ, क्योंकि अगर आपको लंबे समय तक आपको अपने करियर को चलाना है एज अ आर्टिस्ट, एज अ डांसर, तो आपको थोड़ा तो अपने शरीर पे ध्यान दें। योगा, प्राणायाम वगैरह आपको करना चाहिए, और आप अपनी कोशिश करिए कि आपके डाइट में सारी हेल्दी चीज़ें हों जो आपको स्टैमिना आपकी इन्हांस करती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। जी हाँ। अच्छा, एक सवाल और, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे मैम जो कथक के नाम से आने वाले हैं आपको सुनने के लिए, तो अगर वो एज अ प्रोफेशन इसे स्टार्ट करते हैं, एज अ करियर, तो कितना सक्सेस है ये? देखिए, मैं बता दूं, भारतीय शास्त्रीय जो संगीत है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा, सिफारिश, पहचान, ये सब नहीं चलता? अगर आपके अंदर संगीत नहीं होगी तो सिफारिश पहचान से क्या कर लोगे? आपके अंदर वो संगीत, वो सरस्वती माँ का आशीर्वाद होना चाहिए कि आप उस सिफारिश पहचान से क्या है, क्या ही हो सकता है ये? मतलब ऐसा तो यूनिवर्सिटी का एडमिशन तो है नहीं कि चलो भैया सिफारिश कर दिए, हमारे बच्चे को ले लो। कोई भी बच्चा आएगा मेरे पास से सीखने आएगा ही। हाँ, और कई बार ऐसा भी होता है कि जिन बच्चों के ब्लड में भी नहीं होता पर वो शौकिया सीखते हैं, उनकी भाव होता है सीखने का, तो बेशक वो बच्चे सीखना चाहते हैं तो सीखते हैं, पर सिफारिश जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी। और करियर ऑप्शन की बात बोलूँ तो कुछ भी शॉर्टकट नहीं है इसमें, आपको उतना वक्त सीखने के लिए देना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों ने सीखने, आजकल देखिए गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे स्टेप्स उठा रही है, गवर्नमेंट जॉब्स भी लेकर के आ रही है। जी हाँ, अभी वर्ग 3 में जैसे कि डांस की पोस्ट भी थी कथक के लिए, और केंद्रीय विद्यालय वगैरह में तो रहती ही रहती है। पीएचडी वगैरह आप कर करके आप कॉलेज का एग्ज़ाम वगैरह दे सकते हो, फ्रीलांसिंग मेरी तरीके कर सकते हो, सिखा सकते हो, परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो करियर ऑप्शन आजकल तो देखिए, आज की डेट में किसी भी फील्ड में करियर ऑप्शन कम तो किसी भी तरीके से नहीं है। अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि आप कितना अवेयर हो और आप कितनी करंट चीज़ों को आपके बारे, आपको नॉलेज है कि आप अभी ये हो रहा है, और आपको थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़ेगा। करियर ऑप्शन है हाँ, पर यह है कि उसके लिए आपको अच्छा तगड़ा रियाज, अच्छा वक्त देना होगा इस संस्कृति को, इस आर्ट फॉर्म को समझने के लिए। जी हाँ। सोर्स ऑफ इनकम की अब बात करती हूँ, क्योंकि हमने एज अ करियर बात किया। सोर्स ऑफ इनकम के रूप में आप कैसे इसे मैनेज करती हैं, कहाँ से आता है आपके पास? देखिए, वैसे तो देखा जाए कि मैं स्कूल में भी जॉब करती थी और मेरी शाम की खुद की क्लासेस भी चलती हैं, और मैं गवर्नमेंट की तरफ से शोज़ भी करती हूँ जिसका फंडिंग अच्छा होता है। प्राइवेट सेक्टर्स के भी हम परफॉर्मेंसेस करते हैं जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैं वापस से कहूँगी कि आप की शिक्षा, अगर आपकी शिक्षा अच्छी हुई है तो आप खाली बैठ ही नहीं सकते हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो ही नहीं सकते हो। अगर आपने सही शिक्षा ली है और आप इतने अवेयर हो कि मुझे अब इस फील्ड में, मैं बता रही हूँ, मेरा तो चलिए छोड़िए, मैं तो इतने साल से सतना में काम कर रही हूँ, मेरे स्टूडेंट्स अब अपने खुद के ब्रांचेस चला रहे हैं और अपना सोर्स ऑफ इनकम अच्छा कर रहे हैं, और वो लोग भी अब स्टैंड होना शुरू हो चुके हैं। तो मैं तो देखती हूँ कि ये मेरे लिए एक अच्छी बात है कि मेरे पीछे पीछे जो मुझे देख करके चल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सेट हो रहे हैं अब। तो मैं एक सवाल और करना चाहूँगी कि हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। देखिए, गवर्नमेंट मैं तो एमपी गवर्नमेंट के बारे में बताऊं कि एमपी में बहुत सारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को लेकर के गवर्नमेंट प्रोग्राम होते हैं और साल भर चलते रहते हैं। अपने मध्य प्रदेश में एक खजुराहो नृत्य समारोह होता है जो कि इतना रेपुटेटेड स्टेज है, जो जिसमें हम जैसे यंगस्टर्स जाना चाहते हैं परफॉर्म करने के लिए। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह जो कि हमारे मैहर में ही होता है। जी हाँ, और अभी तानसेन समारोह जो कि ग्वालियर में होता है। हमारे एमपी में बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंसेस होते हैं जहाँ पे वर्ल्ड के अच्छे अच्छे आर्टिस्ट परफॉर्म करने आते हैं। तो ये सारे मंच ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको एक अच्छी ऑडियंस तो मिलती ही है, प्लस आपको एक उसके लिए आपको भुगतान भी होता है, वो भी गवर्नमेंट अच्छी तरीके से कलाकारों को करती है।
तो ये काफ़ी अच्छे मंच होते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। अभी आपकी कुछ समय पहले ही शादी हुई जी है। हाँ। शादी के बाद का जीवन और शादी के पहले के जीवन, हाँ। यानी मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रीति सिंह जो सतना में थी और प्रीति सिंह शादी के बाद, जी। कितना अंतर है उसमें? मुझे बहुत ज़्यादा अंतर अपने जीवन में नहीं समझ में आता है, लेकिन हाँ जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं। इस शब्द को, इस सेंटेंस को डिनाई नहीं कर सकते। हाँ। जिम्मेदारी तो बढ़ती है। देखिए, एक जो महिला है उसका जन्म ही इसीलिए होता है कि सबको मैनेज करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना। तो मैं वापस यही बोलूँगी, लेकिन फॉर्चुनेटली यही बात है कि मेरे सर पे ईश्वर और गुरुओं का साथ है कि मेरी जहाँ शादी भी हुई वो लोग भी इतने समझदार थे जो मेरे प्रोफेशन के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन मेरे प्रोफेशन की गरिमा को समझते हैं और उस पर मेरा हमेशा हाथ बटाते हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे को ये प्रोजेक्ट करने यहाँ जाना है, उनके सवाल नहीं होते हैं, कहते हैं हाँ बिल्कुल जाओ, और हमेशा वो साथ देते हैं जाने के लिए। और मैं भी ध्यान रखती हूँ कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करते हुए फिर मैं अपने काम के लिए निकलूँ या मैं अपने काम को देखूँ। तो अभी तक तो उन लोगों को मुझसे कोई सवाल नहीं थे, और जितना मैं उन लोगों को समझती हूँ वो लोग मतलब मेरे लिए ब्लेसिंग्स है उनका मेरे जीवन में आना। और मेरी हमेशा से, मेरे मम्मी पापा को मैं हमेशा कहती थी कि मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ बहुत बड़ा शादी के बाद जीवन में कुछ चाहिए या कुछ मेरी इतनी सारी रिक्वायरमेंट है। कुछ रिक्वायरमेंट नहीं, आप ऑलरेडी इतना सब जीवन में करते हुए आए हो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स तो वैसे भी ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ एक चीज़ की थी कि साथ किसी का हो जो मेरे प्रोफेशन को समझे, जिसको मैंने भावनाओं से पाला है। अगर कहा जाए कि मेरे पास कथक के अलावा देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ उसी को ही जिया है, और मेरे रूह में सिर्फ वही, मुझे लगता है कथक का ही ब्लड चल रहा होगा। तो अब अगर सोचिए कि उसको अगर मुझसे कोई अलग करता तो क्या मैं प्रीति सिंह रहती? नहीं रहती ना। तो ईश्वर को मैं 100 बार धन्यवाद देती हूँ इस चीज़ के लिए कि उन लोगों ने मुझे ऐसा एक साथी और एक ऐसा फैमिली मुझे दिया है। इनफैक्ट मेरे ब्रदर इन लॉ को देखो, या मेरा हस्बैंड या मेरी मदर इन लॉ, तीनों ही काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। मेरी शादी को 9 महीने हो गए, जिसमें से 4-5 महीने से मैं ट्रैवल ही कर रही हूँ कंटिन्यू, आज यहाँ तो कल वहाँ, और उन लोगों के सवाल नहीं होते। अभी भी वो लोग मेरे साथ आए हैं, पर मैं उनके साथ नहीं, मैं यहाँ से बॉम्बे चली गई थी 3-4 दिन के बाद, मैं आज बॉम्बे से लौटी हूँ, और उनके कोई सवाल नहीं है। एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगी कि एक युवा जो आपको देख रहा है, जो कथक सीखने की इच्छा रखता है, जी। उसे आप एक छोटा सा मैसेज दे दें कि वो क्यों सीखे और उसे अपने कैरियर को लेके कितना आगे बढ़ना चाहिए कि वो कथक को आगे बढ़ा सकता है, सतना जैसी छोटी सिटी या रीवा, सीधी, कहीं का भी बच्चा होगा। मैं आज के यंगस्टर्स को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि देखिए, आज से अगर 15-20 साल पहले अगर मैंने कथक को शुरू करके आज इस तरह से करने की कोशिश कर रही हूँ, तो देखिए आज के वक्त में ना कोई भी चीज़ टफ़ नहीं है, आपके अंदर बस जज्बा होना चाहिए। यदि आप सच में इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की मैं बात करूँ, ना सिर्फ मैं कथक को लेकर के, अगर आप किसी भी क्षेत्र में चाहते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बेशक आप अपने पेरेंट्स से बात करिए इस चीज़ को लेकर के। मुझे लगता है कि आजकल के पेरेंट्स समझते हैं। देखिए, रिस्क तो हर एक फील्ड में होता है, अगर कोई ये बोले कि सिर्फ म्यूज़िक में ही रिस्क है या ऐसा कुछ नहीं है। तो सीखने के आजकल सोर्स भी बहुत सारे हैं, आप निकलिए, सीखिए, अपने पेरेंट्स को समझाइए। और करियर के बारे में ऐसा है कि जो जितना ज़्यादा तपता है उसका करियर उतना ही उज्जवल होता है, ये किसी भी फील्ड में हो। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को भले ही एज अ करियर ना लीजिए, लेकिन आपकी संस्कृति है जिससे हमें आगे चलाना है, आगे लेकर के जाना है, क्योंकि दुनिया के लोग अब हमारी संस्कृति को पूछ रहे हैं, और अगर हम यंगस्टर्स उस संस्कृति को भूलेंगे तो हमारी भारत की पहचान कैसे रह जाएगी। तो जिस चीज़ के लिए हम धनी हैं, जिस कल्चर के लिए हम जाने जाते हैं, मैं चाहती हूँ उस कल्चर को हम सब यंगस्टर्स आगे लेकर के जाएं। और इस बाकी जो अगर आपसे जैसे मुझसे जो भी मदद होती है आज के यंगस्टर्स को सीखने के लिए, मैं बिल्कुल करती हूँ, क्योंकि मैं अगर कथक को सतना में अपने आप को प्रतिनिधि कथक का समझती हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है। यदि आप लोग भी उस तरह के स्टेज में खड़े हैं, तो प्लीज़ आपके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा हो जो सीखना चाहता है, जिसके पेरेंट्स इसके बारे में नहीं जानते हैं, उसको एक अच्छी जानकारी दीजिए और उसको भी आगे बढ़ने में मदद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने अपना इतना कीमती समय दिया। माय प्लेजर। तो आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। आप सभी बहुत ही प्यार और बहुत ही सम्मान दे रहे हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए विशाल खबर के साथ। धन्यवाद।